ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ये कहानी है जगदीश की। 19 साल का जगदीश एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। जगदीश के कई दोस्त शहर जाकर अच्छा काम करते थे। उनमें से एक दोस्त ने जगदीश को सलाह दी कि वो भी उसके साथ शहर में जाकर काम ढूंढे। जगदीश के दोस्त ने बताया कि शहर में गांव की मजदूरी से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। जगदीश को अपने दोस्त की बात सही लगी और वो उसके साथ शहर चला गया। जगदीश के दोस्त ने उसे एक जगह वॉचमैन की नौकरी दिलाई और ये जगह थी मुर्दा घर, वो भी नाइट शिफ्ट। जगदीश को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि यहां पर उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी। जगदीश जानता था कि उसे कहीं और रात के 10 घंटे ड्यूटी करके इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी। जगदीश का काम का पहला दिन था। जगदीश की ड्यूटी रात के 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक की थी। जगदीश ठीक 10 मिनट पहले वहां पहुंचा और वहां के मॉर्निंग शिफ्ट वाले वॉचमैन चाचा से मिला। उन्होंने जगदीश को देखते ही कहा, तो तुम आ गए नए वॉचमैन? तुम्हारी उम्र तो बहुत कम लगती है। कितने साल के हो तुम? चाचा जी, मैं 18 साल का हूँ। घर की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए गांव से शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। अच्छी बात है, पर तुम यहाँ नए हो इसलिए एक चेतावनी देना चाहूंगा। तुम्हारी ड्यूटी मुर्दा घर के बाहर है, इसीलिए सिर्फ बाहर ही ध्यान देना। अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, कैसी आवाजें आती है, ये देखना तुम्हारा काम नहीं है। ये सब देखने के लिए अंदर बहुत सारे लोग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, खासकर रात के 12 बजे के बाद। जगदीश को उनकी बातें थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन जगदीश को यह पता था कि मुर्दा घर को लेकर लोग अंधविश्वास पालते हैं। इसलिए जगदीश हाँ में सिर हिलाकर अपनी यूनिफॉर्म पहन के चला। रात के 10 बज रहे थे। मुर्दा घर में काम करने वाले सारे कंपाउंडर और डॉक्टर्स घर जा चुके थे। तभी उसने अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनी, मानो अंदर कोई लॉकर के लोहे के दरवाजे पे कुछ पटक रहा हो। जगदीश ने अपनी वॉचमैन वाली छड़ी उठाई और सीधा अंदर भागा। अंदर जाते ही जगदीश ने सारी लाइटें जलाई और उसने अपने सामने जो देखा तो वो डर गया। अंदर बड़े बड़े बैग्स में कई सारी लाशें थी और उनमें से एक लाश सबसे ज्यादा घिनौनी थी। उसे देखकर जगदीश को उल्टी आने लगी। वो सीधा मुर्दा घर से बाहर भागा। जगदीश को अब एहसास हुआ आखिर क्यों उसे अंदर जाने से मना किया गया था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अब जगदीश को नींद आने लगी। जगदीश की आग लगी ही थी कि तभी उसने फिर से आवाज सुनी। इस बार जगदीश ने तय किया कि वो अंदर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर से ही अंदर झांक कर देखेगा कि आखिर मांजरा क्या है। जगदीश ने अपनी वॉचमैन वाली छड़ी उठाई और मुर्दाघर की खिड़कियों से अंदर झांकने लगा। अंदर झांकते ही जगदीश ने देखा कि एक आदमी मुर्दाघर के लॉकर को खोलकर उन लाशों के साथ कुछ कर रहा है। जगदीश ने उसे देखते ही आवाज उठाई, कौन हो तुम? अंदर क्या कर रहे हो? उस आदमी ने पलट कर नहीं देखा, बल्कि वो उसे अनसुना करके दूसरे लॉकर खोलने लगा। जगदीश भागते हुए अंदर गया और उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ा। तब जगदीश ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सड़ी हुई लाश है जिसे देखकर वो उल्टियां कर रहा था। जगदीश डर के मारे जोर से चिल्लाया। वो आदमी अजीब तरह से हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। जगदीश अपनी जान बचाने के लिए वही सर्जरी रूम के अंदर भागा और उसने उस रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जगदीश ने कांपते हुए अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसके दोस्त को फोन किया। हेलो
हेलो, मुझे मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, हेलो हेलो हेलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, हेलो हेलो हेलो। उसके दोस्त को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने उसे शांत करते हुए उसके साथ क्या क्या हुआ ये पूछा, और जब जगदीश ने उसकी सारी बात बताई तो उसके दोस्त ने उसे उसी कमरे के अंदर रुककर उसका इंतजार करने को कहा। जगदीश ने फोन रखा ही था, तभी कोई जोर से उस कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। जगदीश ने यह आवाज अनसुनी कर दी और उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर जगदीश धीरे से पीछे मुड़ा और उसके पीछे वही डरावना आदमी बैठा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ नहीं आ सकता? जगदीश फिर से भागते हुए उस कमरे से बाहर आया और इस बार उसके सामने जो नजारा था उसे देखकर जगदीश के दिल की धड़कन रुक गई। लॉकर वाले कमरे में सारी डेड बॉडीज अपने लॉकर से बाहर आ चुकी थी। जगदीश ने पीछे मुड़कर भागने की सोची, लेकिन इस बार उसके पीछे वही घिनौनी चेहरा वाला आदमी खड़ा था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे यहाँ से जाने दो, बचाओ! उन सब ने उसे चारों ओर से घेर लिया और जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े। कई सारे लोग एक जगह घेरा बनाए खड़े थे। थोड़ी देर बाद जगदीश का दोस्त हांफते हुए वहां पहुंचा तो उसने देखा। सुनिए सुनिए, क्या आपने मेरे दोस्त को देखा क्या? वो यही नाइट वॉचमैन का काम करता है। और वो सब लोग उसकी तरफ मुड़े और वो चिल्लाया, क्योंकि वो सब की सब लाशें थी। उसका दोस्त वही नीचे जमीन पर पड़ा था और अब शायद उसकी बारी थी। अगले दिन जब वहां पर काम करने वाले बाकी कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे ये नया वॉचमैन कहाँ चला गया है? और ये क्या, ये सारे लॉकर्स किसने खुले छोड़ दिए? वो एक के बाद एक सारे लॉकर्स बंद कर रहा था। तभी उसने एक लॉकर्स के अंदर दो नई लाशें देखी। एक लाश थी जगदीश की और दूसरी लाश थी उसके दोस्त की, जो कई हिस्सों में कटी हुई थी। अरे अरे साहब, ये वॉचमैन तो मर गया। कितना समझाया था मैंने इस नए लड़के को, कहा था कि हमारा काम मुर्दा घर के बाहर रखवाली करना है, अंदर क्या होता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर आजकल के बच्चे हमारी बात समझते कहाँ है। आखिर क्या था उस मुर्दा घर का राज? कई सारे नए वॉचमैन आए और अपनी जान से हाथ गवा बैठे, पर क्यों? तभी सदा काका के पास एक गुमनाम आदमी आया। सदा काका, आज भी आपको यही रुकना पड़ेगा। आपको तो पता ही होगा ना कि नए आए हुए वॉचमैन के साथ क्या हुआ। हाँ जानता हूँ, मैंने तो उसे अच्छे से समझाया भी था, पर मेरी तो वो। पर काका, आप भी तो यहाँ कई सालों से काम करते हैं, भला आपके साथ कभी कोई हादसा नहीं हुआ? अब मेरा कहने का मतलब है कि क्या आपने कभी अंदर जाने की कोशिश नहीं की? नहीं भाई, अरे एक हादसे के बाद
आज तक कभी भी मैंने अपनी ड्यूटी छोड़कर अंदर क्या होता है ये जानने की कोशिश नहीं की। बेटे, मैं भी अपने गांव से शहर में कई सारे सपने लेकर आया था। हमारे वक्त में शहर से जाकर नौकरी करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मैंने सोचा कि यहाँ कमाई करके गांव में अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दूंगा, पर जिस दिन मैं यहाँ आया उसी दिन यह आ गया मुर्दाघर। तुम्हें यही रखवाली करनी है, वो भी रात में। मॉर्निंग शिफ्ट का वॉचमैन 9 बजे के आसपास चला जाता है, उससे पहले तुम्हें यहाँ आना होगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। पर डॉक्टर साहब, सब लोग यहाँ से लगभग कितने बजे चले जाते हैं? देखो, रात के 10 बजे तक तो सब चले जाते हैं, और तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ इस शिफ्ट में एक और वॉचमैन भी रहेगा, ज्यादा सुरक्षा के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार वो मेरी पहली रात थी। मैं और वो दूसरा लड़का मनोज, हम दोनों अपने अपने यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर लग गए। अरे मनोज, अरे भाई बैठो, जरा बैठो। अरे कोई नहीं आएगा यहाँ पर। आखिर इस मुर्दा घर में चुराने जैसा है भी क्या? हाँ, पर यही तो हमारा काम है ना। अगर बाबा के इलाज के लिए पैसे की जरूरत न होती तो मैं ऐसी जगह पर नौकरी भी नहीं करता। अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी अच्छे से दफ्तर में नौकरी करता, पर क्या करें, माँ तो बीमारी से चल बसी, अब बाबा ही सब कुछ है। अरे भाई, बुरा लगा ये सुनकर। सुनो, हम एक काम करते हैं, आधे वक्त तुम जाकर पहरा देना और आधे वक्त मैं दे दूंगा, ताकि हम दोनों को थोड़ा थोड़ा आराम मिले। अभी मैं सो रहा हूं तो तुम मुझे 2 घंटे बाद जगा देना, ठीक है? ये कहकर मैं सो गया, लेकिन उसके बाद मनोज को अंदर से कुछ मशीनों की आवाज सुनाई दी। वो दबे पांव अंदर जाने लगा। ये क्या? सब डॉक्टर और कर्मचारी तो जा चुके हैं, तो वो अंदर कौन है? ये आवाज तो सर्जरी रूम से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। उसने अंदर देखा तो डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे। तुम अंदर किससे पूछ कर आए? चले जाओ यहां से, बाहर जाओ, यहां पोस्टमार्टम चल रहा है। माफ करो, मैं जाता हूं। भला इस वक्त ये किसका पोस्टमार्टम कर रहे होंगे? ये आदमी रात के 1 बजे यहां क्यों आया? और डॉक्टर साहब इसे अंदर क्यों ले गए? मनोज के बाहर जाते ही एक बड़ी गाड़ी मुर्दाघर के बाहर आकर रुकी। तभी डॉक्टर भी वहां आ गया। उस गाड़ी से एक अमीर आदमी बाहर आया और डॉक्टर उसे अंदर लेकर चले गए। सदा उठो। क्या हुआ? तुम इतने डरे क्यों हो? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम सोए थे तब मैंने कुछ आवाज सुनी। मैं अंदर गया तो देखा कि अंदर डॉक्टर वहां किसी का ऑपरेशन कर रहे थे। उसके बाद वहां एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी आया। डॉक्टर साहब उसे अंदर ले गए। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा। मैंने उनकी बातें भी सुनी। तब मैंने सुना कि वो आदमी पास ही के बड़े हॉस्पिटल रॉयल्स का मालिक है। ये लोग यहाँ आने वाले कई मरीजों को बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम बताकर उन्हें ऑपरेशन करने को बोलते हैं। फिर ये उन्हें वही अस्पताल में बेहोश करके वहां लाकर उनका ऑपरेशन करके उनकी किडनी, हार्ट और बाकी सारे अंग निकाल देते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, अगर पेशेंट बच जाए तो ठीक है, वरना ऑपरेशन के दौरान मौत हुई कह देते। हमें ये सब पुलिस को बताना होगा। न जाने इन लोगों ने ऐसी कितनी जानें ली होगी। अरे रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? मनोज, इतनी जल्दबाजी मत करो। जरा सोचो, ये कितने बड़े लोग हैं। आज भले ही हम पुलिस को सब कुछ सच बता दें, मगर ये लोग ज्यादा दिन अंदर नहीं रहेंगे। ये 2-3 दिन में छूट जाएंगे। हम गरीब लोग हैं। एक तो ये नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है, ऊपर से इन बड़े लोगों से पंगा लिया तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं।
मैंने मनोज को चुप रहने के लिए कहा ताकि मुझे ये नौकरी गंवानी न पड़े। वो मेरी बात मानकर रुक गया, पर उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहा था। अगली रात मैं हमेशा की तरह वक्त पर अपनी ड्यूटी करने लगा। अरे ये क्या, ये मनोज अब तक क्यों नहीं आया? हर रोज तो ये मुझसे पहले ही आ जाता है। मैंने रात भर मनोज का इंतजार किया, पर मनोज आया ही नहीं। और उसके अगली रात। अरे डॉक्टर साहब सुनो ना, ये मनोज कहाँ गया? कल रात भी नहीं आया और आज भी नहीं आया है। वो अपने गांव गया है। उसकी माँ की तबीयत खराब थी ना, इसलिए। तुम अपना काम करो। हाँ, वो कुछ दिन में आ ही जाएगा। ठीक है? हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जाने के बाद सदा अपने मन में सोचने लगा, लेकिन मनोज ने तो कहा था कि उसकी माँ। हाँ? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उस रात मैं सबके जाते ही अंदर गया। मुझे यकीन था कि वहां मनोज के बारे में जरूर कुछ सबूत मिलेगा। मैं मुर्दा घर के अंदर गया ही था कि तभी मैंने कमरे में किसी के कराहने की आवाज सुनी। उस कमरे में कई सारे मशीन थे और मनोज बेड पर था। उसका ऑपरेशन हुआ था। उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई थी। मनोज, अरे मनोज, ये तुझे क्या हो गया? हाँ, ये सब किसने किया? मनोज, मैंने तुझसे कहा था ना कि हमें इनकी शिकायत कर देनी चाहिए थी। जब कल रात को मैं यहाँ आया तब। डॉक्टर आंखों में आंसू लिए वहां आया। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आप रो रहे हो? मनोज, मुझे तुम्हारी छोटी सी मदद चाहिए। बस मना मत कर देना। मुझ पर ये एहसान करना, ठीक है? देखो, मेरी 8 साल की बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कई ब्लड बैंक को ढूंढा, पर कोई ब्लड ग्रुप का खून नहीं मिल रहा। तुम प्लीज अपना ब्लड सैंपल मुझे दे सकते हो क्या? अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप उससे मैच हुआ तो मेरी बेटी की जान बच जाएगी। प्लीज मनोज, ना मत कह देना। हाँ, क्यों नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। मैंने इंसानियत के नाते उनकी मदद की, उन्हें अपना ब्लड सैंपल दे दिया और थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे सर में किसी चीज से जोर से वार किया। मैं जमीन पर गिर गया और जब मेरी आंख खुली तब मैं सर्जरी रूम में था। यहाँ अस्पताल का मालिक और डॉक्टर वापस कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, अब हम माला माल हो जाएंगे। इसकी किडनी उस लंदन वाले क्लाइंट का सही मैच निकली। कहा था ना मैंने तुमसे, वॉचमैन है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना, किसी न किसी तरह से हमारे काम ही आएगा। बिल्कुल सही कहा माथुर साहब आपने, लेकिन अब इसका क्या करें? इसे तो होश आ रहा है। अरे एक काम करो, इसे और इंजेक्शन लगवाओ और ये किसी हालत में यहाँ से जाने ना पाए, वरना ये हमारी पोल खोल देगा। इसे कल एक और ऑपरेशन के लिए तैयार करो। हम इसकी दूसरी किडनी भी निकाल देंगे, दुगना मुनाफा। सदा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मनोज सदा का हाथ पकड़कर कहने लगा, हाँ, मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैंने यहाँ ईमानदारी से नौकरी की, पर उसके बदले मुझे सजा मिली। मैं बद्दुआ देता हूँ इस मुर्दा घर को।
यहाँ जैसे हर रात जिंदा लोगों को मुर्दा बनाया जाता है, वैसे ही यहाँ आने वाली हर लाश रात में जिंदा हो जाएगी और यहाँ आने वाले किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी, फिर वो चाहे कोई भी हो। उस दिन अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो ये नहीं होता सदा, ये नहीं होता। मनोज रोते रोते वही अपना दम तोड़ देता है। मनोज, मनोज, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे मनोज, मुझे माफ कर दे। काश मैंने उस रात तेरी बात सुनी होती तो। मुझे माफ कर दे मनोज। तभी वहां के लॉकरों से आवाज आने लगी। सदा उस कमरे से बाहर आया तो उसने उन्हीं जिंदा लाशों को देखा और वो डर के मारे वहां से बाहर भाग गया। तभी डॉक्टर वहां पर आया। अरे तुम अंदर क्यों गए थे? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा काम सिर्फ पहरा देना है। अंदर क्या होता है तुमसे कोई लेना देना नहीं है, कहा था ना मैंने। सही कहा था आपने, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आप जाइए ना अंदर, आप जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। फिर डॉक्टर और माथुर अंदर गए और सदा ने उनकी चीखें सुनी और वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर सदा से इंक्वायरी कर रहा था। तो तुमने कुछ नहीं देखा? नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना। यह कैसे मुमकिन है? अंदर 2 खून हो गए और तुम्हें कुछ पता नहीं? सर, मैं यहाँ का वॉचमैन हूं, मेरा काम सिर्फ पहरा देना है। अंदर क्या होता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या सच में सिर्फ आपके दोस्त की बद्दुआ से ये सब हो रहा है? और आपको इतना सब पता है तो आप आज भी यहाँ पर अकेले नौकरी क्यों कर रहे हैं? अकेला? मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरा दोस्त मनोज है ना मेरे साथ पहरा देने के लिए। और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कभी अकेला होने भी नहीं दूंगा और ना ही बाकी दोस्तों को भी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @SkullTales।